हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। यूपीएससी मेंस का हम लोग सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से यह दूसरा सीरीज है। दैट इज द सेकंड सीरीज, यानी सेकंड पार्ट ऑफ दिस यूपीएससी मेंस 2024। इस पार्ट में वी विल डिस्कस आदित्य एल वन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कंप्लीट हेलो ऑर्बिट को एक बार कंप्लीट कर लिया है। तो हेयर वी विल सी व्हाट इज द हेलो ऑर्बिट, देखेंगे क्या होता है। आदित्य इज द नेम ऑफ फर्स्ट सोलर मिशन, यह हमारा पहला सूर्य को अध्ययन करने वाला मिशन है। दैट प्लेस्ड इन द L1 लैग्रेंज पॉइंट 1। सो यहीं पे प्लेस किया गया है, और इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद आदित्य द कंप्लीट वन ऑर्बिट, यानी एक बार परिक्रमा कर लिया है ना। तो दिस करेंट अफेयर, दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिंक विद द करेंट अफेयर्स। तो यहाँ पे मे बी आस्क पूछ सकता है आपको, चूंकि प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप लोग देखे होंगे, और ऑब्वियस देखे होंगे, चूंकि जो पीटी पास कर गए होंगे उनको तो इतना देख ही लिए होंगे कि जब चंद्रयान लॉन्च हुआ था तो उस समय भी पूछा था, जब एस्ट्रोसैट लॉन्च हुआ था तो उस समय भी पूछा था। तो आदित्य L1 लॉन्च हुआ है, और इंडिया का पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी यानी सोलर मिशन है जो सूर्य का अध्ययन करेगा। तो इसमें कई तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। व्हाई आदित्य प्लेस्ड ऑन द L1, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द L1 दैट प्लेस्ड आदित्य, एंड व्हाट इज द हेलो ऑर्बिट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हेलो ऑर्बिट। तो कई तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा जो है, हमारा इंडिया का पहला पोलारीमेट्री मिशन लॉन्च हुआ है ना। इंडिया का पहला, बट नॉट विश्व का पहला। विश्व का पहला लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है। अगर बात करें तो इंडिया का या विश्व का दूसरा पोलारीमेट्री मिशन बोल सकते हैं। एक्चुअली यह पोलारीमेट्री मीन्स एक्सरे लाइट का पोलराइजेशन को यह मेजर करेगा। क्लियर। तो यह भी फर्स्ट है, ये भी पूछ सकता है। चलिए शुरू करते हैं न्यूज से। पहला थीम जो है उससे शुरू करते हैं। पहला थीम क्या है? आदित्य L1 कंप्लीट्स फर्स्ट हेलो ऑर्बिट, यही है। हेलो ऑर्बिट फर्स्ट बार कंप्लीट किया। क्लियर। तो यहां पे सबसे पहले जो एक बार कंप्लीट किया फर्स्ट हेलो ऑर्बिट, तो यह कब लॉन्च हुआ, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ये सब लिखना पड़ेगा आपको अगर मेंस में पूछ दिया। कब लॉन्च हुआ, कब पहुंचा, कितने दिन लगे उसको हेलो ऑर्बिट को करने में, ये सारी चीज देखते हैं। देखिए, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आदित्य L1 इज द टाइप ऑफ स्पेस क्राफ्ट दैट सेंड बाय द इसरो टू स्टडी द सन, और यह इंडिया का पहला सोलर मिशन। क्लियर। जो कि कहां पे यह कंप्लीट किया है, क्या? फर्स्ट हेलो ऑर्बिट, यानी फर्स्ट हेलो ऑर्बिट का एक बार चक्कर लगा लिया है, जो कहां पे है? सन अर्थ L1 पे, लैग्रेंज पॉइंट पे। कब लगाया? 2 जुलाई 2024 को। क्लियर। ऐसा इसरो ने बोला। क्लियर। अब आदित्य L1 जो है वह कब लॉन्च किया गया? आदित्य L1 कब लॉन्च किया गया? आदित्य L1 लॉन्च ऑन 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। देखिए, यह ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इंडिया का पहला सोलर मिशन इस दिन को लॉन्च हुआ। क्लियर। एंड व्हाई? बिकॉज द मिशन ऑफ ऑब्जर्विंग द सन एंड हेल्पिंग अस टू बेटर अंडरस्टैंड अबाउट द सन, यानी हमारे सन के बारे में, सूरज के बारे में जो भी हमारे पास नॉलेज है उसको और यह इनहेंस करेगा। क्लियर। यह जो है आदित्य जो है, यह L1 पे कब पहुंचा? L1 पे पहुंच गया या 6 जनवरी 2024 को, और L1 को एक चक्कर कब पूरा किया? या 2 जुलाई 2024 को। अगर इस दोनों डेट के बीच में अगर आप निकाले कितने दिन हुए, तो लगभग 178 डेज लगे उसको, उनको आदित्य को L1 का चक्कर लगाने में। क्लियर। तो यह एक चक्कर कंप्लीट पूरा किया। अब यहां पे हम लोग सबसे पहले यह देखेंगे कि यह है क्या L1। L1 एल का फुल फॉर्म होता है लैग्रेंज, लैग्रेंज, लैग्रेंज पॉइंट वन। इसका अगर पूरा बोले, L1 मीन्स लैग्रेंज पॉइंट वन। लैग्रेंज इज द नेम ऑफ मैथमेटिशियन जोसेफी लुइस लैग्रेंज, और इन्होंने ही यह पॉइंट को डिस्कवर किया था। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट? लैग्रेंज पॉइंट वन। अब थोड़ा सा हम लैग्रेंज पॉइंट वन को देख लेंगे। आदित्य तो पता है, अब L1 समझ लेंगे,
है ना। उसके बाद में थोड़ा सा देखेंगे कि क्यों सन पे भेजा गया, तो सारे इसके जो भी आयाम है, जो भी डायमेंशन है, वो हम कवर कर लेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या लैग्रेंज पॉइंट क्या है। व्हाट इज द लैग्रेंज पॉइंट? लैग्रेंज या मैथमेटिशियन थे, इन्हीं के नाम, इनका पूरा नाम है जोसेफी लुइस लैग्रेंज, इस तरह दिखते थे। तो लैग्रेंज पॉइंट है व्हाट? लैग्रेंज पॉइंट इज द पोजीशन इन स्पेस। स्पेस में वह पोजीशन है जहां पे ऑब्जेक्ट जो है कंपेयर टू अदर पॉइंट वहां पे स्टे रहता है, टेन टू स्टे टू पुट, है ना, वहां पे स्टे रहता है। यानी देखिए, आपको पता है, आप स्कूल डेज में पढ़े होंगे कि किसी भी बॉडी का ग्रेविटेशनल पुल जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, हर बॉडी में होता है ना, न्यूटन साहब दिए हुए थे। अब इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है या डिपेंड करता है उसके मास पे, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उनके बीच का डिस्टेंस, है ना, ये होता है। यानी जिस बॉडी में जितना मास होगा उसका ग्रेविटेशनल पुल उतना ही ज्यादा होगा। जो बॉडी अगर दो डिस्टेंस इसको बढ़ा दे तो ग्रेविटेशनल पुल इसका कम हो जाएगा। आया बात समझ में? अब यहां पे हमको क्या करना है, यह सूर्य है, सन है, ध्यान से समझिएगा, और यह अर्थ है। अर्थ क्या करता है? ऑर्बिट करता है सन के चारों तरफ। यह सन है, कंपेयर टू अर्थ सन में बहुत मास होता है, आपको पता है। सो द ग्रेविटेशनल पुल इसका क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना। और इसका क्या होगा? कंपेयर टू एयर सन कम होगा। अब इसको एक पॉइंट इन्होंने बनाया जिसको बता सन अर्थ सिस्टम, या है ना, सन अर्थ सिस्टम में एक पॉइंट इन्होंने बनाया। उसके बाद में मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया तो इन्होंने पता लगाया कि अगर यहां पे एक पॉइंट ऐसा है जहां पे ग्रेविटेशनल पुल जो है इसका और इसका या क्या हो जाता है? स्टेबल है। यानी ग्रेविटेशनल पुल इसके सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स के क्या है? बैलेंस कर जाते हैं। मीन्स यहां पे कोई बॉडी रखेंगे तो इस तरह घूमेगा, और यह ना ही सूर्य इसको खींच पाएंगे ना ही अर्थ खींच पाएंगे। अगर यही यहां पे होगा तो सन खींच लेगा, यही यहां पे होगा तो अर्थ खींच लेगा। दैट इज लैग्रेंज पॉइंट, इसको L1 इन्होंने बोला। क्लियर? मींस क्या बोल सकते हैं? एट द लैग्रेंज पॉइंट, ध्यान से समझिएगा, एट द लैग्रेंज पॉइंट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ टू बॉडी, यानी गुरुत्वाकर्षण बल दो लार्ज बॉडी का, बिकॉज सन एंड अर्थ आर बोथ आर लार्ज बॉडी, large masses, precisely equal to the centripetal force that required for a small object to move with them, है ना। यहां पे क्या होता है? ग्रेविटेशनल पुल इसका कैंसिल आउट कर देता है, यानी यहां पे बहुत कम होता है इनका और इनका। तो जो भी सेंट्रीपेटल फोर्स हमको चाहिए, घूम देंगे, कोई बॉडी अगर घूमता है, कोई बॉडी घूमता है, जैसे अर्थ के चारों तरफ अगर किसी बॉडी को घुमाते हैं तो यह अर्थ अपने, ये बॉडी ऐसे घूमा तो अर्थ ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा, इसको बैलेंस करने के लिए क्या एक फोर्स इधर लगते हैं, इसको सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं, है ना। तो अगर यह दोनों बैलेंस होगा तभी ये घूमेगा। अगर यह ज्यादा हो गया तो स्पेस में चला जाएगा, यह ज्यादा हो गया तो अर्थ पे गिर जाएगा। आ रहा बात समझ में? इसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। एंड लैग्रेंज पॉइंट आर द नेम्ड इन ऑनर ऑफ द इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन दैट इज नेम जोसेफ लुइस लैग्रेंज, या उन्हीं के ऑनर में, ये चूंकि उन्होंने ही यह पॉइंट को खोजा है, डिस्कवर्ड किया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लैग्रेंज पॉइंट। अब आपके मन में सवाल हो रहा था क्या एक ही लैग्रेंज पॉइंट है? नहीं, L1 है, L2 है, L3 है एंड L4 है, L5 है, यानी 5 लैग्रेंज पॉइंट है। देखिए, ये रहा सूर्य, ये पॉइंट है जो लैग्रेंज पॉइंट है, ये हमारा अर्थ है। अब ध्यान से समझिएगा इसको, अगर आपसे पूछ दे कि क्यों क्यों आदित्य को L1 पे रखा गया, पहले जो आदित्य था उसको प्लेस करना था लो अर्थ ऑर्बिट में, बाद में उसको L1 पे प्लेस किया गया। देखिए, ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ हमारा मून घूम रहा है, या मून का पिक्चर है। तो इसी तरह कोई सेटेलाइट हम मान लीजिए आदित्य रखते तो आदित्य भी ऐसे घूमता, ध्यान दीजिएगा, ऐसे घूमता। तो क्या हो जाता? अगर यह फेज जो है यहां से लेके और यह फेज में ये सन को नहीं ऑब्जर्व करता, हाँ, इतना फेज में इतना इतना में रहता तो सन को ऑब्जर्व करता। लेकिन अगर यहां पे हमने डाल दिया L1 पे तो क्या होगा? यह ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। तो एनी टाइम या सन से फोटो वगैरह खींचता रहेगा, इसका जो भी पेलोड है वो काम करते रहेंगे।
आया बात समझ में? यही एक चक्कर पूरा कर लिया है। क्लियर? यही एक चक्कर पूरा कर लिया और इसी को बोलते हैं हेलो ऑर्बिट। अभी हम थोड़ा सा डिटेल्स और देखेंगे। अब या दो बॉडी के बीच में, इधर भी तो कोई बॉडी होगा, इसके बीच में L2 है, यहीं पे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप रखा गया, जो अभी तक का सबसे हेवीएस्ट टेलीस्कोप है ना, इंफ्रारेड को स्टडी करेगा, है ना। इधर L3 होगा, यह बड़ा अनस्टेबल है, यहां पे कोई अभी इस तरह का मिशन नहीं रखा गया। या L4 है, नेचुरली स्टेबल है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, एस्ट्रॉयड ज्यादा होते हैं, या मार्स और जुपिटर के बीच में है, मार्स और जुपिटर के बीच में। यहाँ L5 है, यहाँ पे भी एस्ट्रॉयड का एक प्रकार होता है टॉर्जन। टॉर्जन वह एस्ट्रॉयड के बोलते हैं जो किसी बड़े प्लानिट के ऑर्बिट को शेयर करता है, इनका अपना डिफाइंड ऑर्बिट नहीं होता, जबकि इनके पास अपना डिफाइंड ऑर्बिट होता है। आया बात समझ में? तो दैट इज कॉल्ड द L1। क्लियर? अब यहीं पे हमारा आदित्य L1 रखा गया है, यहीं पे क्या रखा गया है, आदित्य L1 रखा गया है। आदित्य L1 तो उसके पोजीशन को बताता है, आदित्य रखा गया। आदित्य क्या है, हमारा फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी है ना। 5 पॉइंट, जिसमें से केवल यह 2 पॉइंट स्टेबल है, यह 2 पॉइंट नेचुरली स्टेबल है, यह थोड़ा सा हाई अनस्टेबल है, और यह 2 पॉइंट को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करने पर यह स्टेबल है। ऐसा नहीं कि इसको मॉनिटर एनी टाइम करने पड़ते हैं, है ना, अगर थोड़ा सा भी झुकने लगा तो स्पीड बढ़ाने पड़ते हैं। क्लियर? अब हम आते हैं अब हेलो ऑर्बिट। हेलो ऑर्बिट क्या होता है, देखिए हेलो ऑर्बिट क्या होता है, यह 3 डायमेंशनल ऑर्बिट है ना, और यह दो प्लानेटरी बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल पुल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स ऑफ स्पेसक्राफ्ट। क्लियर? यानी कैंसिल आउट कर देता है। यानी हेलो ऑर्बिट अगर आपसे पूछो एग्जिस्ट करने के लिए एक बॉडी सिस्टम होने चाहिए, जैसे यहां पे क्या है, अगर L1 की बात करें तो सन और अर्थ सिस्टम है यहां पे, है ना। तो इस तरह कितने लैग्रेंज पॉइंट है, L1 है, L2 है, L3 है, L4 है एंड L5 है। यह दोनों स्टेबल है और यह तीनों जो है अनस्टेबल है। अगर इस तीनों में से बात करें तो यह हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, और यह दोनों को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पड़ता है ना। तो अगर यह बॉडी क्या कर रहा है, यह बॉडी क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, यह बॉडी अर्थ की तरह यह भी घूम रहा है। अर्थ को एक चक्कर लगाने में कितने टाइम लगते हैं सन के, 365 डेज। इसको कितने दिन लगे, 178 डेज में एक चक्कर लगा लिया, है ना। या अर्थ को ऑर्बिट नहीं कर रहा, या क्या कर रहा है, सन को ऑर्बिट कर रहा, और सन को हेलो भी बोला जाता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेलो ऑर्बिट। आया बात समझ में? व्हाट इज द हेलो ऑर्बिट, अगर पूछ दे तो बता देंगे, है ना। चलिए अब हम आते हैं, इसी तरह भेजा कैसे गया है, इस तरह यहां से देखिए, सबसे पहले यहां श्रीहरिकोटा से भेज शुरू किया गया, यहां से या इस तरह का मनोवरिंग करते 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 यहां पे आया, और यहां पे आके और यहां सबसे पहले लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंचा, और इस लैग्रेंज पॉइंट को एक चक्कर यह लगा लिया, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। क्लियर? अब हम आते हैं कि क्या है बेनिफिट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द L1। जो आदित्य को L1 पर, यानी हेलो ऑर्बिट, L1 क्या एक हेलो ऑर्बिट है, में रखा गया, उसका क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है। देखिए यहां पे तो फायदा है कि सबसे पहले इनकी लाइफ टाइम एक स्टेबल हो जाएगी, लाइफ टाइम इसकी इनका जो जिंदगी जीने का टाइम स्टेबल हो जाएगा, जो लगभग बताया जा रहा है कि 5 ईयर तक अब ये चलेंगे। दूसरी बात कि यहां पे जो है इनका फ्यूल कंजप्शन कम हो जाएगा, फ्यूल कंजप्शन, यानी यहाँ पे फ्यूल का जो खर्चा होता है, फ्यूल क्या है यहाँ पे, प्रोपेलेंट बोलिए, कम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे यार न्यूट्रल स्पेस है, यहाँ पे किसी तरह का इनको न इधर खिंचाव फील हो रहा है, न इधर खिंचाव फील हो, कंपेयर टू अदर पॉइंट हेयर एंड ऑल्सो हेयर। तो फ्यूल कंजप्शन का मीन्स व्हाट, मिनिमाइजिंग स्टेशन कीपिंग मनोवरिंग के लिए इनको थोड़ा सा फ्यूल लगेगा। दूसरी बात कि यह जो है बिना बाधा के या सन को 24 आवर
देखते रहेंगे। मीन्स दैट इंश्योरिंग अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू ऑफ द सन, यानी कोई इनको बाधा नहीं होगा। तो ये 3 पॉइंट बोल सकते हैं कि दैट इज इंश्योरिंग मिशन लाइफ, ये मिशन लाइफ इनका एक हो गया, है ना। इसके अलावा फ्यूल का कंजप्शन कम हो गया। दूसरी बात कि कॉन्स्टेंटली व्यू करेंगे सन को, जो इनका मेन पर्पस है सन को ऑब्जर्व करना। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द हेलो ऑर्बिट। अब यहाँ पे एक चीज मैं और सोच रहा हूं आपको बता दूं कि वाई स्टडी द सन। ऐसी बात नहीं है केवल इंडिया ही भेजा है, बहुत सारे कंट्री भेजे हैं, है ना। पार्कर सोलर प्रोब है जो यूएसए का है, यह प्रोब है पहली बार जो है सोलर सन के कोरोना को टच किया है। चीन भी भेजा है काइफू, है ना। इस तरह बहुत सारे कंट्री भेजे हैं, यूरोपियन यूनियन ने भी भेजा है आपको, रसिया ने भी भेजा है ना, और हमने भी भेजा आदित्य एल1। तो व्हाई स्टडी सन, क्यों हम सन को स्टडी करना चाह रहे हैं? देखिए, सन को स्टडी करने का इसलिए चाह रहे हैं कि सन के एनर्जी जो है, जो हमारे अर्थ पे पहुंचता है, वह हमारे अर्थ के इकोसिस्टम का एक पार्ट है। अगर यह पहुंचना बंद हो जाए तो लाइफ सस्टेन नहीं करेगा। आपको पता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होंगे, ऑक्सीजन नहीं आएंगे, हम लोग मर जाएंगे, है ना। और यह कैसे प्रोड्यूस करता है एनर्जी? सन के अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होते हैं, दो हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बनाते हैं, और इसी प्रोसेस में इतना एनर्जी निकलता है। इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ अर्थ पे भी रेप्लिकेट करने का कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सन। आर्टिफिशियल सन मैं बताऊंगा कभी, है ना। आर्टिफिशियल सन कई कंट्रीज में बहुत सारे अचीव भी कर लिए हैं, जैसे चाइना हो गया, यूके हो गया, है ना। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, इसको हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय संलयन। फ्यूजन में जुड़ जाना। उनके इंटीरियर, उनके नाभिक में, उसके अंदर सूर्य के यह प्रक्रिया होते हैं, जिसके कारण इतना एनर्जी निकलता है और आउटर लेयर से होते हुए हमारे पास पहुंचता है ना। क्लियर। अब यहां पे अगर अब बात करें, यह सन का फीचर हो गया, ऐसे सन से एनर्जी निकलता है, लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं सन में जो कि अभी भी अनएंसर्ड है। थोड़ा सा मैं बताता हूं, यहां पे देखिए, अगर यह सन है, सन क्या है, एक हीट जनरेट कर रहा है, कैसे? न्यूक्लियर फ्यूजन से, है ना। अब हम जानते हैं कि जैसे जैसे सोर्स से, हीट ऑफ सोर्स से हम दूर जाएंगे तो क्या होता है, हीट के इंटेंसिटी कम होती जाएगी, यानी उसकी तीव्रता कम होती जाएगी। यही होता है ना, आग कहीं जल रहा है, उससे अगर डिस्टेंस आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, उसका इंटेंसिटी कम होगा। लेकिन सूर्य में ऐसा नहीं होता है। सूर्य के नजदीक एक उनका भाग होता है जिसको एकदम नजदीक फोटोस्फीयर बोलते हैं, वहां पे टेम्परेचर 6000 केल्विन होता है। यहां पे तो मिलियन मिलियन होते हैं, लेकिन वहीं से कुछ दूर, क्लियर, क्रोमोस्फेयर होते हैं, उसके बाद में कोरोना है, वहां पे मिलियन डिग्री टेम्परेचर होते हैं। यही अनएंसर्ड क्वेश्चन है। मीन्स वाई कोरोना इज मच हॉटर, वाई कोरोना इज मच हॉटर। देखिए यहां पे तो मिलियन है, ठीक है, यहां पे रिएक्शन हो रहा है ना। यहां पे फोटोस्फीयर है, यहां पे 6000, यहां पे, है ना। यहां पे क्रोमोस्फेयर है 10,000, ठीक है, केल्विन। ये कोरोना इस यहां पे टेम्परेचर मिलियन होते हैं, कहीं सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 1 मिलियन। अब क्यों हो रहे हैं भैया? द कोरोना इज मच हॉटर देन द इनर लेयर ऑफ द सन, देयर मस्ट बी सम एनर्जी सोर्स हेयर। यहां पे कुछ एनर्जी सोर्स है विच प्रोवाइड्स दिस हीट, जो इतना इसको गर्म कर रहा है। हाउएवर द प्रोसेस इन्वॉल्व इन दिस आर नॉट एट फुली अंडरस्टूड। हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। सो दैट्स वाई हम सोलर ऑब्जर्वेटरी भेजे। क्लियर। अब तो यह हो गया आपको सन। अब आदित्य एल1 का सारे चीज मैं करीब करीब बता दिया, है ना। अब इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो आप मेंस में छूटेगा नहीं, आपसे एक छोटा सा नोट्स बना लेंगे। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, उस पर मैं डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर। दूसरा जो था वह था एक्सपोसाइट, यानी इंडियाज फर्स्ट पोलारीमेट्री मिशन, है ना, जिसका नाम क्या है, एक्सपोसाइट। एक्सपोसाइट इसलिए, एक्स मींस एक्सरे,
या पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और पीओ मीन्स पोलराइजेशन, ध्रुवीयकरण, एंड सैट मीन्स सैटेलाइट्स। सो दैट्स वाई कॉल्ड, इस सैटेलाइट का नाम ही है क्या, एक्सपोसाइट, जो पोलारीमीटर है, यानी पोलराइजेशन, एक्सरे का पोलराइजेशन को यह मेजर करेगा सैटेलाइट। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एक्सपोसाइट, और इंडिया का फर्स्ट पोलारीमेट्री सैटेलाइट है ना। यह क्या है, एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट्स, दैट इज कॉल्ड एक्सपोसाइट। यह कब लॉन्च हुआ, या एक्सपोसाइट लॉन्च हुआ 1 जनवरी 2024 को बाय द हेल्प ऑफ PSLV C58, यानी पोलर सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल C58 से यह लॉन्च हुआ। क्लियर। और एक्सपोसाइट इज द ओनली वर्ल्ड सेकेंड सच मिशन, शुरू में बताएं, वर्ल्ड सेकेंड सच मिशन, जो क्या करेगा, या एक्सरे के पोलराइजेशन को मेजर करेगा, मींस डेडिकेटेड टू मेकिंग ए एक्सरे पोलारीमेट्री मेजरमेंट, एक्सरे के पोलराइजेशन, ध्रुवीयकरण को माप करेगा। तो सवाल उठता है कि पहला कौन है, तो फर्स्ट क्या है, ऑफ कोर्स कौन होगा, नासा है, जो भेजे हैं इनका नाम है IXPE, जिस तरह हमारा एक्सपोसाइट है, इनका है IXPE, यानी आई से इनका हो जाता है इमेजिंग, फोटो लेंगे इमेजिंग, एक्स से सिमिलर एक्सरे, और पी से सिमिलर पोलराइजेशन या पोलारीमेट्री, और ई से एक्सप्लोरर, क्या, एक्सप्लोरर, जिस तरह हमारा एक्सरे पोलारीमेट्री सैटेलाइट्स है ना, पोलारीमेट्री सैटेलाइट, और इस तरह इनका है क्या, इमेजिंग एक्सरे पोलारीमेट्री एक्सप्लोरर। या 2022 में इन्होंने लॉन्च कर दिया है, सॉरी 2021 में, और हम कब लॉन्च किए हैं, 2024 में, याद रहेगा। तो दिस इज द पोलराइजेशन। क्लियर, यही लॉन्च हुआ हमारा, इसरो जो ट्वीट किए हैं इस पिक्चर को, है ना। अब हम आते हैं कि व्हाट इज द एक्सपोसाइट, एक्सपोसाइट क्या होता है, ध्यान समझिएगा। एक्सपोसाइट तो समझ गए कि एक्सरे का पोलराइजेशन का यह मैप करता है, यानी एक्सरे पोलारीमेट्री मीटर सैटेलाइट एक्सपोसाइट इज द इंडियाज मेडन मिशन, पहला मिशन है इंडिया का, जो डेडिकेट या समर्पित है क्या करने का, एनालाइजिंग द पोलराइजेशन ऑफ एक्सरे, वाह, या क्या करेगा, विश्लेषण करेगा एक्सरे का ध्रुवीयकरण को, है ना। अब यह एक्सरे लाइट जो है नॉर्मली इमिट करते हैं न्यूट्रॉन स्टार टाइप के स्टार, जिनमें मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होता, उसमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता। तो जो एक्सरे इमिट करते हैं तो वह क्या होता है, पोलराइज हो जाता है, यानी जो उनका वे होता है वहां तक नहीं पहुंचता, ध्रुवीयकरण उनका हो जाता है ना। तो अब इस इनका जो रियल पोजीशन है वह हम नहीं समझ पाते हैं। तो अगर पोलराइजेशन को स्टडी कर दें हम, तो इनका रियल पोजीशन समझ में आ जाएगा, है ना। तो यही काम करेगा। अगर मिशन लाइफ की बात करें तो एक्सपोसाइट या इनका जो मिशन लाइफ है या 5 साल निर्धारित किया गया बाय द इसरो, and during which that exposite will observe sources that emit polarized X-ray। वह 5 साल तक क्या करेंगे, वह उस सोर्स को स्टडी करेंगे दैट इमिट्स, जो उत्सर्जन करते हैं क्या, पोलराइज्ड एक्सरे, ध्रुवीयकरण, एक्सरे का ध्रुवीयकरण या ध्रुवीयकरण एक्सरे लाइट को इमिट करेंगे। क्लियर। और अब दिस ऑब्जर्वेशन, या जो ऑब्जर्व करेंगे, द ऑब्जर्वेशन बाय द एक्सपोसाइट व्हेन द मैग्नेटार या न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है पता, देखिए कोई भी हमारा सेलेस्टियल बॉडी है उसमें 2 फोर्स लगते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो इसमें न्यूक्लियर क्या होता है, फ्यूजन होते रहता है, जो इसको एक्सपेंड कराता है ना, इसको एक्सपेंड कराता है, बाहर की तरफ फोर्स लगते हैं। दूसरा फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो इसको क्या दबाता है, जो इस तरह लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, यह स्फेरिकल बॉडी में रहता है, यानी बैलेंस में रहता है। अब ध्यान दीजिए, अगर इसका फ्यूल खत्म हो गया तो क्या होगा, यह पूरा पिचिक जाएगा और इसका पूरा
ग्रेविटेशनल पुल पूरा फोर्स एक पॉइंट पे आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट पे आ जाएगा, यानी यहां से कोई बॉडी जाएंगे, इवन लाइट भी जाएंगे तो भी यहां पे बेंट हो जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन स्टार। यानी इतना हो जाएगा कि इसके नाभिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी मिलके एक न्यूट्रॉन में समा जाएंगे, न्यूट्रॉन स्टार। और यही प्रक्रिया ब्लैक होल में भी होता है। अंतर इतना ही होता है कि ये इसका मास कम होता है, यानी सूर्य के 5 गुना मास से कम हो तो न्यूट्रॉन स्टार, उससे ज्यादा हो तो ब्लैक होल बोलते हैं। तो यह जो इतना इसमें मैग्नेट आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है, इतना ग्रेविटी इसमें क्या बोलते हैं फोर्स है, जो कि मैग्नेटार, इसको मैग्नेटार भी बोलते हैं, जो कि इमिट करते हैं पोलराइज्ड एक्सरे, है ना। बराबर समझ, मीन्स दे आर हाईली मैग्नेटिक एंड डिस्प्ले ए वाइड एरे ऑफ द एक्सरे एक्टिविटी। सो द न्यूट्रॉन स्टार आर इन ट्रांजिट थ्रू द अर्थ साइडो, अर्थ के साइडों से ट्रांजिट होते हैं फॉर इंस्टांस ड्यूरिंग द इक्लिप्स पीरियड। तो उसको क्या करेगा, या एक्सपोसाइट ऑब्जर्व करेगा, स्टडी करेगा, एनालाइज करेगा, और हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी जो हम एक्स्ट्रापोलेट इनवर्स पे कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए एक्सपोसाइट लॉन्च किया गया है। तो इस तरह का जो न्यूट्रॉन स्टार और मैग्नेटार है, जो इस तरह का जो पोलराइज्ड एक्सरे इमिट करते हैं, और हम उसका स्टडी करेंगे। तो ये दो थीम, दो कीवर्ड यहाँ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, आदित्य L1 और दूसरा एक्सपोसाइट। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी है, वहां से मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर यह इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।